Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter number 13, Sound in Science. In this video, we will study about amplitude, time period and frequency of a vibration. In this video, we also study about noise and music, noise pollution, audible and inaudible sounds, and what are the problems faced in noise pollution. Now, let us start with amplitude, time period, and frequency of vibration. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड के बारे में. वाइब्रेशन क्या होती है? वी हैव लर्न दैट, एक बार पेन स्टार्ट कर लें. वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. तो वाइब्रेशन होता क्या है? दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसको कह सकते हैं. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन. इस मोशन को हम, एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन. इस वाइब्रेशन को क्या कहेंगे? ऑक्सीलेटरी मोशन. और वाइब्रेशन होती क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे आना. टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, दाएं बाएं. तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन बोलते हैं. जस्ट लाइक मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, दैट इज ए वाइब्रेशन. ये जो आपके सामने एक वेव बनाई है, दैट इज ए वाइब्रेशन. We have already learned in earlier classes about oscillatory motion and its time period. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. ऑक्सीलेटरी मोशन का एक नाम और था पीरियोडिक मोशन, याद होगा आपको. तो ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन एक ही बात है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड. मींस एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन होती हैं या कितने ऑक्सीलेशन होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड. एक सेकंड में होने वाले ऑक्सीलेशन की संख्या को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में. और हर्ट्ज का जो सिंबल है HZ. कई बच्चे हर्ट्ज को HZ लिखते हैं, ये गलत मेथड है. पहले आपने H कैपिटल और Z को आपने हाफ साइज का बनाना है. तो HZ लिखने का एक सही मेथड ये है. ये मेथड आपका रॉन्ग था. तो हर्ट्ज किसकी यूनिट है? हर्ट्ज इज ए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज मीन्स 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड कर रहा है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है. इन एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 20 टाइम्स ऑक्सीलेट करता है तो इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज. क्या होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज. H और Z को थोड़ा साइज में हाफ बनाना है. तो अगर कोई भी एक, मैं छोटा सा आपके सामने न्यूमेरिकल ले रहा हूं. एक कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकेंड्स के अंदर 100 ऑक्सीलेशंस कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 100 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज. तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज. अब बात करेंगे हम. आपने अलग अलग तरह की साउंड सुनी होंगी, आप हर आवाज को पहचान जाते हो, ठीक है. यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट. बिना ऑब्जेक्ट को देखे बता सकते हो भाई ये कुत्ते के भौंकने की आवाज है, या ये गाड़ी की आवाज है, ये हमारी गाड़ी की आवाज है, ये हमारी स्कूटी की आवाज है. तो आप ये कैसे पता लगाते हो? You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. How it is possible? ये कैसे possible होता है? The sound must
be different to enable you recognize them. You have ever thought what factors make them different? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप अलग अलग आवाजों को सुन पाते हो? तो इनमें एक मेन फैक्टर होता है, दो फैक्टर हैं इसके मेन, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड पे ही लाउडनेस डिपेंड करती है, उसकी आवाज कितनी तेज है कितनी स्लो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की दो मेन प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एम्पलीट्यूड और दूसरी फ्रीक्वेंसी। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? क्या हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम एक बार, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, उसे देखिए आप। एक बच्चे ने अपने हाथ में एक थर्मोकोल की बॉल को एक धागे से बांध रखा है और फिर इस ग्लास को एक स्टील के स्पून से इसके ब्रिम को टच करता है, तो ये ऑक्सीलेट करने लग जाता है। ये बॉल जो है थर्मोकोल की वो ऑक्सीलेट करती है, आगे पीछे जाती है। मान लो हल्का सा चम्मच मारा, इस पे स्ट्राइक करा और ये यहां से लेकर यहां तक इतनी दूर ऑक्सीलेट करती है, और फिर उसके बाद जोर से चम्मच मारा तो अब की बार ये इसने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी थर्मोकोल बॉल, यानी ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। जितना एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उतनी ही साउंड ज्यादा होगी। देखिए इधर पढ़ के मैं आपको समझाता हूं। हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर देन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? अगर हम जब टम्बलर को तेज मारेंगे तो आवाज तेज आएगी, और उस केस के अंदर जो थर्माकोल का बॉल है वो भी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। नाउ सस्पेंड ए स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग इन द रिम ऑफ द टम्बलर एज शोन इन द फिगर, जैसे उस फिगर में दिखाया था। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। टम्बलर को उसे मार करके उसे वाइब्रेट करना है। सी हाउ फॉर द बॉल इज डिस्प्लेस, और ये देखिए कि बॉल कितनी दूर तक जाती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर। ये बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टम्बलर के साउंड के एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड लिटिल हार्डर। अब बिल्कुल हल्का सा उसे टच करिए और थोड़ा सा उसे तेज मारिए। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, और दोनों की वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को कंपेयर कीजिए। जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी थर्माकोल की बॉल, उसके एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें साउंड ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी लार्ज होगी, और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड की लाउडनेस कम होगी। अब मैं आपको, लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। इसके अंदर डी, पहला डी स्मॉल लिखते हैं और बी को कैपिटल लिखते हैं, तो दैट इज ए डेसिबल। ये लाउडनेस को मेजर करने का यूनिट है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। जो लाउडनेस है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एम्पलीट्यूड का अगर हम एम्पलीट्यूड का अगर हम डबल कर दें तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। प्रोड्यूसिंग द साउंड, फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दें, द लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, तो लाउडनेस 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट दैट इज कॉल्ड द डेसिबल। कई बच्चे से डेसिमल पढ़ते हैं, दैट इज नॉट द डेसिमल, इट इज ए डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी। The following table gives the some idea of the loudness of the sound coming from the various sources. अब आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर साउंड कितनी लाउडनेस उसका पता लगता है। नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसकी लाउडनेस होती है 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर, जो 5 मीटर की दूरी पर एक स्नेक है, उसकी जो साउंड है वो 30 डेसिबल होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जब हम आपस में बातें नॉर्मली करते हैं तो हमारी जो साउंड है वो 60 डेसिबल के अप्रॉक्स होती है।
बिजी ट्रैफिक, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो जहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो तो वहां पर साउंड जो होती है वो 70 डेसिबल की होती है। और फैक्ट्री के अंदर साउंड होती है वो नियर अबाउट 80 डेसिबल। और अगर 80 डेसिबल से ज्यादा की जो नॉइस होती है वो फिजिकली पेनफुल होती है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द हो जाता है और दूसरी परेशानियां बनती है, हमारे को सर दर्द करने लग जाता है, वो साउंड हमारे को इरिटेट करती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस होता है, दुगना होता है, तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाती है। When the amplitude of vibration is large, अगर किसी भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, तो साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एम्पलीट्यूड इज स्मॉल देन द साउंड प्रोड्यूस फीबल, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो आराम से लगेगी, वो धीरे आएगी। अब आगे देखिए, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी से हमको किसी भी साउंड की श्रिलनेस यानी कि कपकपाहट जिसे बोल देते हैं, या पिच ऑफ द साउंड को के बारे में बताती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वी से दैट द साउंड इज श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम कहेंगे साउंड थोड़ी कंपन वाली आ रही है, कप कपाती हुई आ रही है, श्रिल कर रही है। एंड हैज द हायर पिच, और उसकी पिच ज्यादा होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी किसी वाइब्रेशन की तो वो साउंड हैज लोअर पिच, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी पिच है वो भी लोअर होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से उसकी पिच बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होने से उसकी पिच कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई ड्रम बजा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, देयरफॉर इट प्रोड्यूस लाउड पिच, तो इसका मतलब वो लाउड पिच पे बज रहा है। ऑन द अदर हैंड, द विसल हैज द हायर फ्रीक्वेंसी, विसल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती है, देयरफॉर इट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ हायर पिच, तो उसकी जो आवाज है वो हायर पिच की होती है। जितने भी पक्षी हैं वो सबके सब हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। एक छोटा जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसकी भी पिच हाई होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। इसी तरह वुमेन्स जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनकी पिच हाई होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और जो लड़के हैं और जो आदमी है उनकी पिच कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उनकी लो पिच साउंड होती है, इसलिए उनकी लाउडनेस बढ़ जाती है। लाउडनेस, अगर पिच ज्यादा है तो लाउडनेस कम होगी, अगर पिच कम है तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। अब देखिए आपके सामने दो एग्जांपल दिखा रहे हैं कि बच्चा ड्रम बजा रहा है, तो इसका वाइब्रेशन देखिए, इसमें काफी डिस्टेंस है, गैप ज्यादा आएगा, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी कम होगी। और सेकंड केस के अंदर एक बच्चा विसिल बजा रहा है तो यहाँ पर इसके साइकिल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी। अब ऑन द अदर हैंड हम पढ़ेंगे ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड्स के बारे में। ऑडिएबल वो होती हैं जो हम सुन सकते हैं, इनऑडिएबल साउंड्स वो होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। तो आज के चैप्टर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड्स, नॉइस एंड म्यूजिक और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।